Hello students, how are you all? Welcome to my YouTube channel SRK Study Corner. Today I am going to teach you life processes of class 10th. So basically what are life processes? First we have to know that what are life processes. Life processes क्या होते हैं, किसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस? तो वो हमारी बॉडी में होने वाले वो प्रोसेसेस जो कंटिन्यू चलते जा रहे हैं, हमें जिंदा रखने के लिए, हमें हमारे जीवित होने के लिए जो ज़रूरी है, जो फंक्शंस हमारी बॉडी के इनसाइड चलते हैं, उन सबको हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं. सो द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी बेसिक फंक्शन, लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, जितने भी दुनिया में जितनी भी जानदार चीज़ें हैं जो जीवित हैं, उन सब की बॉडी में जो फंक्शंस चलते हैं उनको हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं. यस तो हम बचपन से जानते हैं कि दो तरीके की थिंग्स होते हैं, दैट लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. भाई जो अलाइव हैं, जो जिंदा हैं, उनको हम लिविंग थिंग बोलते हैं, और जो जिंदा नहीं है, जैसे चेयर है, टेबल है, वो क्या बचपन से जानते हो इस बात को कि वो क्या है, नॉन लिविंग है. और आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कोई भी चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है? ठीक है, आम लैंग्वेज में हम बोलेंगे कि जो रेस्पायर करते हैं या फिर जो मूवमेंट करते हैं, जो सांस लेते हैं, वो सब क्या होते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं. सो जो प्लांट्स हैं वो हमारे कोई भी ऐसा मूवमेंट शो नहीं करते हैं जिससे हम उनको देखकर एट अ फर्स्ट लुक हम ये बोल सके कि वो जिंदा हैं या वो जीवित हैं, अलाइव हैं. सो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जो प्लांट्स होते हैं ना, उनके अंदर भी मूवमेंट होता है, बट उनका जो मूवमेंट होता है वो हमारी नेकेड आई से शो नहीं होता है. दे शो द मॉलिक्यूलर मूवमेंट. क्या शो करते हैं वो? प्लांट शोज द मॉलिक्यूलर मूवमेंट. तो व्हाट आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट? मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या होता है? तो बेटा मूलिक्यूलर मूवमेंट का मतलब होता है वो मूवमेंट्स जो हमारी नेकेड आई से, यानी कि हमारी डायरेक्ट आंख से जो हमें नहीं दिख सकते, वो छोटे मूवमेंट्स जो मैं आपको इस चैप्टर में वो बताऊंगी कि वो कौन कौन से मूवमेंट है या क्या चीज़ है, जब हम आगे इसको पढ़ेंगे. अच्छा, जो लाइफ प्रोसेस है हमारा, इसमें हमारे 4 यूनिट आती है. लाइफ प्रोसेस को वन स्ट्रोक में पढ़ना बड़ा डिफिकल्ट है. लाइफ प्रोसेस की जो मैं वीडियो आपको दूंगी वो भी 4 पार्ट में दूंगी. इस वीडियो में मैं आपका न्यूट्रिशन कवर करूंगी, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड न्यूट्रिशन इन प्लांट्स बोथ. और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें मैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स. एंड द थर्ड वन इज ट्रांसपोर्टेशन एंड द फोर्थ वन इज एक्सक्रीशन. एज वी ऑल नो दैट कि 4 पार्ट में डिवाइडेड है, तो इसकी मैं 4 वीडियोज आपको प्रोवाइड करूंगी. वेल, move to our next topic, that what are molecular movements. molecular movement क्या होते हैं? तो वो छोटे movements, वो small scale पर होने वाले movement जो plant की within the body, inside body हो रहे हैं, उनको हम molecular movement होते हैं. जैसे plant है भाई वो respire कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का intake कर रहे हैं, वो हमारी आँख से हमें नहीं दिखेंगे क्योंकि वो स्टोमेटा के थ्रू होते हैं, और स्टोमेटा बहुत स्मॉल साइज का होता है. सिमिलरली जब हम रूट्स को वाटर देते हैं तो उसको ट्रांसपोर्टेशन होता है अप टू द लीव्स, जो कि हम ट्रांसपोर्टेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे होता है ट्रांसपोर्टेशन. तो ये सब जो होते हैं, ये छोटे छोटे मूवमेंट्स हमारे क्या कहलाते हैं? मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स कहलाते हैं. टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. अभी हमने देखा कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग, 2 तरीके के थिंग्स होते हैं, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग. तो अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी भी जो हमारी मतलब हमारा जो वर्ड है उसमें जो ऑर्गेनिज्म बनाए गए हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो आपने देखा होगा इसमें अब बहुत ज़्यादा वैरायटी है, बहुत ही ज़्यादा वैरायटी. तो सेल्यूलर बेसिस पर उनको जो हमने डिवाइड किया है वो 2 पार्ट में किया है, यूनिसेल्यूलर एंड द मल्टीसेल्यूलर. तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि नेम सजेस्ट है कि जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. और वो ऑर्गेनिज्म जो 2 या 2 से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. तो यूनिसेलुलर जैसे हमारा अमीबा है, पैरामीशियम है, क्लाइमाइडोमोनाज है, ये सब हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. अच्छा, ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके अंदर क्या होता है बेटा कि जो सिंगल सेल्ड है, तो जाहिर है कि जितने भी फंक्शंस होंगे बॉडी के, वो सब एक सिंगल सेल परफॉर्म करता है.
जो जैसे कि रेस्पिरेशन है या फिर एक्सक्रीशन है या फिर डाइजेशन है, जितने भी ओवरऑल फंक्शन है वो एक सिंगल सेल परफॉर्म करता है। बट इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में क्या होता है कि हर एक फंक्शन के लिए हर एक स्पेशल ऑर्गन दिया गया है, मतलब ये स्पेसिफिक फंक्शंस आर परफॉर्म बाय द स्पेशल ऑर्गन्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप अपनी ह्यूमन बॉडी को लीजिए, ह्यूमन बॉडी से ज़्यादा, ह्यूमन फिजियोलॉजी से ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग कुछ नहीं लगता, आप लोगों का मुझे पता नहीं, बट जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसको आप थोड़ा सा देखिए। तो जो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, उसके अंदर हमारा माउथ आता है, टीथ आते हैं, टंग आती है, ये सब चीज़ें हमारा खाना च्यू करने में और हमारा स्टमक है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, या हमारी इंटेस्टाइन है उसका एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करती है हमारे फूड का। तो ये सारे जो ऑर्गन्स हैं, अब इंटेस्टाइन का काम जो है, जो स्टमक का काम है, वो सिर्फ वही करेंगे। और जो हमारे अदर बॉडी पार्ट्स है, अब जैसे हमारा हार्ट है उसका काम पंपिंग है तो वो पंपिंग ही करेगा। ब्रेन का काम जो है वो उसका स्पेसिफिक वर्क है। तो जैसे कि हमें पता है कि जैसे जिस टाइप का ऑर्गन है उस टाइप का उसका स्पेशल वर्क है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है, उसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मीनिंग होता है कि काम का बट जाना। जैसे कि आप अपने घर में देखो, अगर आपके घर में 2 बहनें हैं या 3 बहनें हैं आपके घर में, सपोज करिए, तो आपकी मम्मी बोलती है कि बेटा आप सफाई कर लो, और एक से बोलेंगी कि हाँ मतलब आप सफाई कर लो, डस्टिंग कर लो, दूसरी से बोलेंगी कि बेटा आप थोड़ा सा किचन का काम देख लो, और तीसरी से वो कुछ मार्केट से काम करा लेंगी। तो ये जो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मतलब काम का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, डिवीजन हो गया। सिमिलरली हमारी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है। जैसे कि नोज का काम नोज करेगी, इंटरनल ऑर्गन्स हैं जैसे हार्ट है, हार्ट का काम हार्ट ही करेगा और कोई अदर बॉडी पार्ट नहीं करेगा। तो दैट इज कॉल्ड अ डिवीजन ऑफ लेबर। यस, नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, न्यूट्रिशन, जो हमारी इस वीडियो का आज मेन टॉपिक है। न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन? द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज न्यूट्रिशन। खाने को खाना, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर खाने को खाना और उसका बॉडी में यूटिलाइज होना, उसे हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। बस न्यूट्रिशन की इतनी ही डेफिनेशन है, कोई इसकी बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं है। बस खाना खाना और उसका यूज्ड हो जाना, उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। अच्छा बेटा, आप जब देखोगे कि हमारा जो ये वर्ड है इसमें बहुत ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी है, कुछ यूनिसेलुलर है, कुछ मल्टी सेलुलर है, मतलब बहुत सारी वैरायटी में इनको कैटेगराइज किया गया है। लेकिन जो हमारी जो 2 बेसिक कैटेगरीज हैं वो है हमारी फ्लोरा एंड फोना, जो कि हम जानते हैं फ्लोरा वन द प्लांट किंगडम एंड द फोना वन द एनिमल किंगडम। तो उसी डाइवर्सिटी के बेसिस पर जो न्यूट्रिशन का मोड है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड द सेकंड वन इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अभी मैंने आपको बताया कि देयर आर 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू होलोजोइक, पैरासिटिक एंड सैप्रोफिटिक। नाउ मैं आपको ये डिटेल में पढ़ाऊंगी। द फर्स्ट वन इज autotrophic nutrition, the mode of nutrition in which an organism make their own food। वो organism जो अपना खाना खुद बनाते हैं inside their body are known as autotrophs। तो बेटा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं। खुद बनाने का मतलब ये नहीं कि हम अपना खाना किचन में बनाते हैं जाकर, वो नहीं। खुद बनाने का मतलब होता है कि उनका जो खाना होता है वो विद इन द बॉडी ही प्रिपेयर हो जाता है, उनको बाहर से कुछ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स बोल देते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन ऑटोट्रॉफ्स, तो आपको ऑटोट्रॉफ्स डिफाइन करना है, आपको तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में ही पता था। तो ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है? ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो उसकी डेफिनेशन आपकी हो जाएगी, द ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। एंड द सेकंड वन इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन देयर फूड।
वो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है, उसे हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे कि हम लोग हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हम लोग अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। हम लोग क्या हो गए, हेटरोट्रॉप्स हो गए। हेटरोट्रॉप्स का क्या होता है, जैसे मैंने भी आपको बताया कि ऑटोट्रॉफ की डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाती है, उसी तरीके से सिमिलर वे में हेटरोट्रॉप्स की भी आ जाती है। तो ऑटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करने का मतलब होता है कि हम दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, हम प्लांट्स को खाते हैं, एनिमल्स को खाते हैं, तो इसी को तो बोलते हैं कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करना। अच्छा, आपने बेसिकली देखा होगा कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो तीन पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं। I mean, जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज हर्बीवोरस, सेकंड इज कार्निवोरस एंड द थर्ड वन इज ओमनीवोरस। तो जो हर्बीवोरस है वही जो हम जानते हैं, जो प्लांट्स खाते हैं। जो कार्निवोरस है जो प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं, और ओमनीवोरस जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं एनिमल्स की, राइट। अब बेसिकली हेटरोट्रॉपिक का जो मोड है न्यूट्रिशन का, उसको कितने पार्ट में बांटा गया है, उसको कैटेगराइज किया गया है 3 पार्ट्स में, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हमने 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है, होलोजोइक, पैरासिटिक एंड सैप्रोफिटिक। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन सिंपल लैंग्वेज आप समझिए कि जो हमारे अंदर होता है, हमारे अंदर मतलब ह्यूमंस के अंदर, कि हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को खाते हैं और उसका हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, तो उसे हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्योंकि हम रॉ फ्रूट्स खाते हैं या फिर हम कुक फूड खाते हैं, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो हमारी ऑर्गेनिक मैटर है जिसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, और ये इन सब का हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है, तो उसको सीधा सीधा हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेस्शन इज कॉल्ड holozoic nutrition. For examples in humans. Now, what is parasitic nutrition? Parasitic nutrition क्या है? Parasites क्या होते हैं? Parasites वो होते हैं बेटा जो अपना खाना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से खाते हैं, लेकिन उनको हार्म पहुंचाए बिना, मतलब उनको मारे बिना, मतलब उनकी लाइफ को खत्म किए बिना जो न्यूट्रिशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो जो पैरासाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में वॉर्म्स हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं, पेट में कीड़े हो गए कि ये बहुत ज़्यादा खाना खा रहा है या खाना नहीं खा रहा है, तो उसके पेट में कीड़े हो गए हैं। तो उसका क्या रीज़न होता है, जब पेट में कीड़े हो जाते हैं तो वो हमारे जो वॉर्म्स होते हैं वो हमारे खाने को खा जाते हैं, बट हम उससे मरते तो नहीं है। सिमिलर वे में हमारे सर में जुएं हो जाती है, लाइस हो जाती है, तो उससे भी क्या होता है कि वो हमारे फूड का, या जितनी वो छोटी होती है साइज से, तो फिर भी वो अपना जो उसका जो न्यूट्रिशन है वो हमारी ही बॉडी के न्यूट्रिशन से कवर अप करती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और उसका एक और एग्जांपल है इन प्लांट्स में अमरबेल या फिर उसको हम बोलते हैं कसकटा। तो जो कसकटा है वो भी क्या करता है कि वो दूसरे प्लांट्स का न्यूट्रिशन अपने अंदर ड्राइव कर लेता है। तो उसका डेफिनेशन देखिए, द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ड्राइव्स its food from body of another organism without killing them, उनको मारे बिना। ओके, Now the third one is saprophytic nutrition. Saprophytic nutrition में क्या होता है, सैप्रोफाइट्स वो होते हैं जो डेड डिकेइंग मैटर को खाते हैं, यानी कि जब कोई प्लांट या एनिमल मर जाता है तो उसके बाद जो उसकी बॉडी होती है, जब वो डिकेड होनी शुरू हो जाती है तो उस पर कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं, या आपने आम लैंग्वेज में सुना होगा। तो जो बैक्टीरियाज होते हैं या छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको ईट अप करने लगते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जानने के बाद अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे, दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में क्या होता है बेटा कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट्स आर हेटरोट्रॉप्स, जैसे कि यू ऑल नो दैट कि प्लांट्स जो है उनके अंदर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। तो प्लांट्स अपना खाना खुद कैसे बना लेते हैं, प्लांट्स अपने खाने को खुद कैसे सिंथेसाइज करते हैं। प्लांट सेल में जब आपने पढ़ा होगा तो प्लांट सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल होता है, सेल ऑर्गेनेल, दैट इज प्लास्टिड्स। और प्लास्टिड्स जो है ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। प्लास्टिड्स के अंदर जो है ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग फूड।
अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो खाना नहीं बनेगा प्लांट्स के अंदर। अगर वो क्लोरोफिल एब्सेंट होगा उनके अंदर तो जो फूड प्रिपेयर होता है वो ग्रीन प्लांट्स में ही होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। तो सिर्फ क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, दूसरी चीज़ है हमारी सनलाइट। जो एक्सटर्नल रॉ मटेरियल्स हैं उसमें है सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, उसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। टेक अ लुक, प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स अपना खाना किस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं बेटे? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। एंड व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन है कि प्लांट्स का खाना बनाना, ग्रीन प्लांट्स का, in the presence of sunlight and chlorophyll with the help of carbon dioxide and water। देखिए इसकी आपको एक रिएक्शन भी मिलेगी कि 6CO2 plus 6H2O makes glucose and 6 molecule of oxygen, 6 molecule of carbon dioxide। वो बैलेंसिंग हम बाद में सीखेंगे, वो जब केमिस्ट्री का पार्ट पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर reunite होकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल मेक्स ग्लूकोज, यानी कि वो फूड बनाते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, अगर इनमें से कोई भी एक चीज एब्सेंट होगी तो प्लांट अपना खाना प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज खाना प्रिपेयर करने के लिए ये प्लांट्स के 4 रॉ मटेरियल हैं। नाउ द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, देयर आर 4 बेसिक स्टेप्स ऑफ photosynthesis। The first one is absorption of light energy by chlorophyll। जो ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट्स का वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, दैट मीन्स सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। और सन रेज जो है फिर क्लोरोफिल उसको जब एब्जॉर्ब कर लेता है तो इन सेकेंड स्टेप कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो जो सन रेज है, लाइट एनर्जी है, वो किस में चेंज हो जाती है? केमिकल एनर्जी में, क्योंकि उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होने वाले हैं। Now, the third step is splitting of water molecule into hydrogen and oxygen। वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वाटर क्या होता है? H2O। तो H2O का ब्रेक डाउन होना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। जब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है तो क्या होता है? वो हाइड्रोजन इस 4th स्टेप में, द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, तो वो हाइड्रोजन रीयूनाइट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और क्या बना देती है? कार्बोहाइड्रेट। और जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो एटमॉस्फेयर में, आपको पता है कि प्लांट रेस्पायर करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सपेल आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी आपने देखा कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन होता है, अब क्योंकि एनिमल्स जो है बहुत ज़्यादा वाइड डाइवर्सिटी है एनिमल्स की, तो मैंने बेसिकली आपको बताया था कि एनिमल्स को सेल के बेस पर हमने, उनके स्ट्रक्चर के बेस पर हमने 2 पार्ट्स में उनको डिवाइड किया है, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। तो जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उसका भी न्यूट्रिशन आप पढ़ोगे, मेन उसमें बेसिकली अमीबा का है और ह्यूमन बींग्स का न्यूट्रिशन आपके यहाँ पर है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बता दूं कि जो न्यूट्रिशन होता है एनिमल्स में उसके 5 मेन पार्ट होते हैं। द फर्स्ट वन इज इंजेस्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेस्शन। इंजेस्शन, व्हाट इज इंजेस्शन? टेक अ लुक, इनटेक ऑफ फूड, बस खाने को खाना, टेकिंग इन ऑफ फूड, खाना खाना हमारा क्या कहलाता है? इंजेस्शन। सेकेंड स्टेप क्या होता है? खाना खाने के बाद खाना मूव होगा हमारी बॉडी के अंदर, तो सेकेंड स्टेप क्या होगा? डाइजेशन, खाने का डाइजेस्ट, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड इनटू सिंपल फॉर्म या सिंपल फूड। तो डाइजेशन में क्या होता है? जैसे हम कोई भी लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड खाते हैं और उसका ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें? स्मॉलर वंस में, दैट इज डाइजेशन। थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन। जब पूरा का पूरा खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो वो क्या होता है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू ब्लड की स्ट्रीम में क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होने के बाद खाने का ट्रांसफर होता है, उसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। एब्जॉर्ब फूड जो है हमारी बॉडी के ईच एंड एवरी सेल में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन।
तो जब ईच एंड एवरी सेल में खाना पहुंच जाता है तो वो किस काम आता है, हमारे सेल की ग्रोथ के लिए, अगर हमारे कोई चोट लग जाती है रिपेयर के लिए, और हमारी सबसे बेसिक चीज़ एनर्जी के लिए। आप जो भी काम करते हो तो एनर्जी टू डू वर्क, तो वो एनर्जी हमें प्रोवाइड होती है हमारे फूड से। तो जब बॉडी में खाना एसिमुलेट हो जाएगा, ईच एंड एवरी सेल को मिल जाएगा, तो हमें एनर्जी भी प्रोवाइड हो जाएगी। और लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, इजेस्शन। इजेस्शन मीन्स जो जितना भी हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट होता है, मतलब कि जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया, जो डाइजेस्टेड हो गया वो तो कहाँ चला गया, बॉडी के ईच एंड एवरी सेल में चला गया। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो क्या होता है, हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इजेस्शन। अनडाइजेस्टेड फूड का रिमूव्ड आउट हो जाना, बॉडी से बाहर निकल जाना, दैट इज कॉल्ड इजेस्शन। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में आप देखेंगे कि जो हमारे क्लास 10th में सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर 2 यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन दिया है, एक अमीबा का एंड द सेकंड इज पैरामीशियम। तो बेटा सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा क्या है, अमीबा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है। तो अमीबा का जो न्यूट्रिशन है उसमें भी सेम प्रोसेस फॉलो अप होता है, इंजेस्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेस्शन। सो टेक अ लुक। अमीबा के अंदर, अमीबा यूनिसेलुलर है, आप सेल को बहुत अच्छे से पहचानते हो कि सेल में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है। तो ये अमीबा है और इसकी कोई शेप नहीं होती है, अमीबा इरेगुलर शेप्ड होता है। तो अमीबा के जब फूड अमीबा के पास आता है तो क्या होता है, अमीबा एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना देता है जिसे हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कैसी, स्यूडोपोडिया मतलब ख्याली, जो कि सिर्फ उसी वक्त के लिए बनती है, दैट इज टेम्परेरी। तो टेम्परेरी प्रोजेक्शन बनाता है, दैट इज स्यूडोपोडिया, पी साइलेंट है यहाँ पर, और अपने फूड को कैप्चर करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा अमीबा का इंजेस्शन। इंजेस्शन में क्या होता है कि स्यूडोपोडिया के थ्रू फूड जो है वो अंदर आ जाता है, किसके, अमीबा की बॉडी के, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अमीबा की बॉडी कहीं से खुली तो नहीं है, बट किस प्रोसेस से फूड एंटर करता है बेटा, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो मैं डिफ्यूजन की अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, आप उसमें उसको देख सकते हो कि व्हाट इज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में, डिफ्यूजन का वैसे प्रोसेस क्या होता है कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब जब यहाँ पर फूड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ बॉडी में उसको, अमीबा को भूख लगी है, उसकी कंसंट्रेशन लो है, तो फूड एंटर हो जाएगा अमीबा की बॉडी में। फूड एंटर होने के बाद यहाँ पर फूड वैक्यूल बन जाता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। फूड वैक्यूल के अंदर फूड एंटर होता है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ वो मिक्सअप हो जाता है और फूड डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। एंड देन फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। लुक, फूड वैक्यूल बस्ट होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वो बस्ट हो जाते हैं। बस्ट होने के बाद फूड जो है वो मिक्सअप हो जाता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ, और फूड का डाइजेशन होने के बाद फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन मतलब जब जो फूड वैक्यूल है वो बस्ट हो जाता है और फूड पूरा विद इन द सेल या विद इन द अमीबा बॉडी क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, और एब्जॉर्ब होने के बाद पूरे सेल में फैल जाता है, दैट इज एसिमिलेशन। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो भी एक वैक्यूल में एंटर हो जाता है और अमीबा की बॉडी से डिफ्यूजन के ही प्रोसेस से वो बाहर निकल जाता है। तो ये बहुत सीधा और सिंपल सा प्रोसेस है अमीबा के न्यूट्रिशन का। नाउ हमारा न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम इज ऑल्सो अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म which also lives in fresh water. पैरामीशियम में के केस में क्या होता है, देखिए पैरामीशियम का ये फिगर है, मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है तो उसको प्लीज़ मैनेज कर लिएगा आप लोग। पैरामीशियम की जो आउटर कवरिंग है, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर सीलिया होते हैं। सीलिया क्या, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, टिनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। उसके थ्रू ये पैरामीशियम का माउथ है, ये फूड पार्टिकल है। तो क्या होता है बेटा, ये जो सीलिया होते हैं ये सीलिया बीट करना शुरू कर देते हैं। सीलिया फूड पार्टिकल को बीट कर करके उसके माउथ के करीब ले आते हैं और माउथ से फिर फूड एंटर हो जाता है। तो आप इसका इंजेक्शन देखिए, सीलिया बीट्स द फूड पार्टिकल इनटू द माउथ,
और उसके बाद जब फूड पार्टिकल एंटर कर देता है तो सेम पैरामीशियम के अंदर भी एक फूड वैक्यूल बनता है और उसमें जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, बिल्कुल सेम अमीबा की तरह डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है उस फूड वैक्यूल के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट हैं वो फूड के साथ मिक्सअप होते हैं, फूड एब्जॉर्ब होता है, एसिमिलेट होता है और जो उतना भी वेस्ट होता है वो इजेस्टेड हो जाता है। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है जैसे कि आपका अमीबा का है, सिमिलर वे में ही पैरामीशियम है। नाउ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स यानी कि हमारे अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो बेटा जो हमारा न्यूट्रिशन है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें हमें पूरी एक एलिमेंट्री कैनाल दी है। एलिमेंट्री कैनाल, ह्यूमन की जो एलिमेंट्री कैनाल होती है एक मेल एडल्ट में, वो 9 मीटर लॉन्ग होती है फ्रॉम माउथ टू एनस। तो जो हमारी ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है उसमें क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या उसके मेन ऑर्गन्स हैं, सबसे पहले आप वो देख लीजिए। तो उसमें सबसे पहले आती है हमारी बकल कैविटी। बकल कैविटी मतलब जितना भी हमारा मुंह का पार्ट है, दैट इज माउथ, टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड्स। देन आता है हमारा फूड पाइप। फूड पाइप यानी कि माउथ के बाद खाना जहाँ एंटर होता है, हमारे खाने की जो नली होती है दैट इज ईसोफेगस, उसे हम फूड पाइप भी बोलते हैं। और ईसोफेगस, और उसका एक सेकंड नेम भी है दैट इज फेरिंग्स। फूड पाइप से देन फूड एंटर होता है हमारा स्टमक में। स्टमक के बाद फूड एंटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है कुछ ग्लैंड्स का सिक्रीशन लेती है जैसे कि लीवर, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर। ये तीनों चीज़ें, ये तीनों, इनका क्या रोल है मैं अभी आपको बताऊंगी, बट ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं, अभी आप ये सुन लीजिए। और स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। तो वन बाय वन हम इनको पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो बेटा सबसे पहले क्या होता है, जो हमारी बकल कैविटी है उसमें हमारा फूड एंटर करता है। फूड जब हम माउथ से खाते हैं, दैट इज इंजेस्शन जब हमारा होता है, तो इंजेस्शन के पार्ट में क्या होता है कि सबसे पहले जो हमारी टंग और टीथ और सैलिवरी ग्लैंड्स हैं वो सब एक साथ वर्क करते हैं। टीथ से हम च्यूइंग का काम करते हैं, ग्राइंडिंग का, और जो हमारी टंग होती है वो सैलिवरी ग्लैंड्स के सैलिवरी एमाइलेज, सैलिवरी ग्लैंड्स एक एंजाइम निकालती है सैलिवरी एमाइलेज, उसका मिक्सअप कर दिया फूड के साथ। तो जो सैलिवरी एमाइलेज होता है उसका वर्क होता है कि जो हम कॉम्प्लेक्स कार्ब खाते हैं ना, जितना भी स्टार्च हम लोग खाते हैं, उसका वो थोड़ा सा पार्शियल डाइजेशन कर देता है। क्या करता है, उसको लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल में तोड़ देता है। इसलिए हमें खाना थोड़ा देर तक खाना चाहिए ताकि उसका अच्छे से मिक्सअप होकर उसका क्या हो सके, डाइजेशन हो सके। अच्छा, देन क्या होता है, जब बकल कैविटी से फूड हमारा एंटर करता है कहाँ, फूड पाइप में। तो फूड पाइप में फूड एंटर करता है दैट इज ईसोफेगस में। तो जब फूड एंटर करता है ईसोफेगस में तो क्या होता है बेटा कि हमारे ईसोफेगस में कुछ मूवमेंट्स होते हैं दैट इज पेरिस्टलेटिक मूवमेंट्स। तो जो पेरिस्टलेटिक मूवमेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जो फूड पाइप है वो नैरो है और थोड़ी सी लॉन्ग है। तो उसमें फूड का इजीली पास आउट होना, क्योंकि आप कुछ भी खाते हो, आप ड्राई फूड भी खाते हो, आप लिक्विड फॉर्म में भी खाते हो, हम लोग कोई भी तरीके का फूड खा लेते हैं, ठीक है ना। हम ये तो नहीं देखते था कि फूड का टेक्सचर कैसा है, हम तो बस खा लेते हैं उसको। तो अब उसका इजीली मूव डाउन होना कैसे होगा, तो उसको कुदरत ने, नेचर ने उसको ऐसा बनाया कि उसके अंदर पेरिस्टलेटिक मूवमेंट्स होते हैं। दैट मीन्स पेरिस्टलेटिक मूवमेंट का मतलब होता है कि फूड पाइप का एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होना, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। तो उसके थ्रू फूड हमारा कहाँ एंटर हो जाता है, सीधा हमारे स्टमक में एंटर कर देता है। फूड एंटर होता है कहाँ, स्टमक में। स्टमक में क्या होता है, स्टमक के अंदर बेटा डाइजेस्टिव जूसेस मौजूद हैं और गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं, जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, वो फूड का डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो 3 सिक्रीशन करती है। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा आप, क्योंकि ये जो सिक्रीशन है इनके ऊपर इंडिविजुअल क्वेश्चन आ जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि व्हाट इज द वर्क ऑफ म्यूकस, व्हाट इज द वर्क ऑफ HCl एंड पेप्सिन। अगर HCl नहीं होगा तो क्या होगा, म्यूकस नहीं होगा तो क्या होगा। इस तरीके के छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, तो इस पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान से इसको सुनिएगा बेटा। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है स्टमक में, जो स्टमक की लाइनिंग है वहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड मौजूद होती है, तो वो क्या सिक्रेट करती है, म्यूकस, HCl एंड पेप्सिन। तो ये इन तीनों का वर्क जो है बेटा इंटर को रिलेटेड है। इनका जो वर्क है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे कि पेप्सिन है, पेप्सिन का काम है प्रोटीन का डाइजेशन कराना।
पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन है उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करता है, उसका डाइजेशन कराता है। सेकेंड, लेकिन पेप्सिन जो है वो काम नहीं करता जब तक HCl नहीं होता। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होगा तो पेप्सिन वर्क नहीं करेगा, और पेप्सिन को वर्क करने के लिए HCl की जरूरत है, क्योंकि जो खाना आप खाते हो उसको एसिडिक मीडियम में जब वो होगा तभी उस पर पेप्सिन वर्क करता है। अच्छा, देन क्या होता है कि जब पेप्सिन के साथ पेप्सिन एसिडिक मीडियम के साथ रिएक्ट कर देता है और प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है, तो उसके बाद स्टमक के अंदर HCl तो रह जाएगा, ठीक है। अब वो जो HCl है, क्योंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वो हमारी स्टमक की इंटरनल लाइनिंग को खराब कर सकता है, यानी कि उसको डैमेज कर सकता है, उसको हार्म कर सकता है। तो उसको उससे बचाने के लिए वहीं से ही, स्टमक से ही एक और सिक्रीशन होता है, दैट इज म्यूकस। म्यूकस का काम है टू प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम इरोजन जस्ट बिकॉज ऑफ HCl। HCl से होने वाले हार्म से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कौन करता है? म्यूकस। तो ये सब तीनों इंटरकोरिलेटेड हो गए। अब उसके बाद देन क्या होता है, जो हमारा स्टमक में जो है डाइजेशन जो होता है वो पार्शियली होता है। नाउ द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्टमक टू मूव इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है हमारी फूड के डाइजेशन की कंप्लीट साइट होती है, मतलब पूरा का पूरा डाइजेशन जो होता है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ इंटेस्टाइनल जूसेस निकालती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दो सिक्रीशन भी आते हैं बेटा, एक लीवर का और दूसरा पैंक्रियाज का। लीवर जो है हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो लीवर क्या सिक्रीट करता है? हमारा बाइल जूस। लीवर हमारा बाइल जूस सिक्रीट करता है, और बाइल के दो फंक्शन है। बाइल के जो दो मेन फंक्शन है वो है, सबसे पहला फंक्शन है कि इट इमल्सिफाइज द फैट। जितने भी आप फैट्स खाते हो उसका जो ब्रेक डाउन करता है वो कौन करता है? हमारा बाइल करता है। बाइल उसको लार्ज मॉलिक्यूल्स को क्या कर देता है? स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। और दूसरा काम है इसका कि जितने भी पैनक्रिएटिक एंजाइम होते हैं, पैनक्रियाज से जितने भी एंजाइम निकलते हैं, उन सबका जो डाइजेशन होता है वो उसको एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है। अच्छा, एल्कलाइन मीडियम क्यों प्रोवाइड करता है? देखिए, आपका जो खाना आया है वो अभी कहाँ से आ रहा है? स्टमक से आ रहा है। तो स्टमक से जो फूड आ रहा है वो एसिडिक है, क्योंकि आपको पता है कि फूड जो है वो एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हुआ था जब आपने उसको उस पर पेप्सिन ने एक्ट किया था, तो वो एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हुआ था। अब वही एसिडिक फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ चुका है, तो अब उस एसिडिक फूड को के ऊपर पैनक्रिएटिक एंजाइम तब तक वर्क नहीं करेंगे जब तक वो एल्कलाइन में चेंज नहीं हो जाएगा, वो बेसिक नहीं हो जाएगा। तो उसको एल्कलाइन मीडियम कौन प्रोवाइड करता है? बाइल प्रोवाइड करता है। तो बाइल ने क्या क्या किया? बाइल इमल्सिफाइज द फैट एंड कन्वर्ट द एसिडिक मीडियम फूड इनटू द alkaline medium so that the pancreatic enzymes react on it. Now pancreas क्या है? Another gland. pancreas भी अपना secretion small intestine में ही रिलीज करती है। तो pancreas के पास है pancreatic enzymes। कौन कौन है वो? ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज। एमाइलेज सैलिवरी एमाइलेज भी अभी आपने पढ़ा था। नाउ ये है पैनक्रिएटिक एमाइलेज। तो बेटा इनके तीनों के अलग अलग फंक्शन है। लाइपेज का काम है फैट का ब्रेक डाउन करना, उसका कंप्लीट डाइजेशन करना, और ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन्स का डाइजेशन कराना, और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कौन कराता है? एमाइलेज। सी, फैट्स जो है वो लाइपेज के थ्रू फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रोटीन्स जो है वो ट्रिप्सिन के थ्रू एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट एमाइलेज के थ्रू किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बेटा अभी आपने देखा कि किस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा स्मॉल इंटेस्टाइन की डिजाइनिंग बताऊंगी, क्योंकि आप जान चुके हो कि किस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में एसिडिक फूड आता है, मतलब स्टमक से होकर एसिडिक फूड आता है और उसको बाइल किस में कन्वर्ट करता है? उसको बाइल कन्वर्ट करता है एल्कलाइन मीडियम में। एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट होने के बाद उस पर पैनक्रिएटिक एंजाइम हमारे रिएक्ट करते हैं, लाइपेज, एमाइलेज एंड ट्रिप्सिन, और उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं।
अब थोड़ा सा स्मॉल इंटेस्टाइन की डिजाइनिंग देखिए, क्योंकि जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो हाईली कॉइल्ड है, उसको कॉइलिंग करके डिजाइन किया गया है, क्योंकि ताकि उससे सरफेस एरिया मिल सके फूड को ज्यादा से ज्यादा। आपको पता है बेटा कि पूरा का पूरा डाइजेशन यही होना है, और हम हर तरह का फूड खाते हैं, कुछ भी खाते हैं हम लोग, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो सिंपल हो, हर फॉर्म में हम फूड को खाते हैं। पिज़्ज़ा बर्गर, आप पता नहीं क्या क्या खाते हो, खाने से पहले नहीं सोचते हो कि ये हम इसको हमारी आंतें कैसे डाइजेस्ट करेंगी। तो उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड हो सके फॉर डाइजेशन। अच्छा, जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ इंटेस्टाइनल जूसेस भी निकलते हैं जो ऑल्सो हेल्प करते हैं किसमें, हमारे डाइजेस्टिव पार्ट में। नाउ हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विलाय क्या होती हैं, विलाय क्या होती हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी फिंगर्स के जैसी प्रोजेक्शन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, और ये बहुत ज़्यादा नंबर में होती है, मिलियंस इन नंबर। इनका काम क्या होता है, टू प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं। और जो ब्लड कैपिलरीज हैं, हमारी जो विलाई हैं उससे कनेक्टेड हैं ब्लड कैपिलरीज। कनेक्टेड मतलब जॉइंट नहीं है, मतलब वो दे आर रिच इन ब्लड कैपिलरीज। विलाई के आसपास ही क्या है, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज हैं, वहाँ से इजीली एब्जॉर्प्शन हो जाता है फूड का फ्रॉम विलाई टू ब्लड कैपिलरीज। टेक अ लुक। The inner lining of small intestine has numerous finger-like projection called villi. बहुत सारी विलाएं हैं जो कि छोटे छोटे finger-like projections हैं। तो कई बार 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ विलाय या व्हाट आर विलाय, इस तरीके से क्वेश्चन आपका बन जाता है। विलाय इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई और ये इसका वर्क हो गया, ठीक है। तो विलाय क्या करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है एब्जॉर्प्शन के लिए। द विलाय आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स विच टेक एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल। और अब यही विलाय जो है हमारे ब्लड को किसमें ट्रांसफर करती है बेटे, ब्लड कैपिलरीज में, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। यस, सेम प्रोसेस डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड कैपिलरीज जो के अंदर हमारा फूड ट्रांसफर होता है, दैट इज डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड थ्रू द विलाय ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है। ब्लड कैपिलरीज उनको ईच एंड एवरी सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी में लेकर जाती हैं, यानी कि हमारी बॉडी के एक एक सेल में ब्लड कैपिलरीज फूड को ट्रांसफर कर देती है। अब जब हर सेल में हर सेल में फूड जा चुका है तो क्या होता है, उससे हमें जो भी हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ होती है या कोई रिपेयरिंग होती है, जैसे हमारे कोई चोट लग जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, उन सब की रिपेयरिंग किससे होती है भाई, सेल के थ्रू ही होती है। और सेल को एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड होती है, फूड से प्रोवाइड होती है। सिमिलरली हम ग्रो करते हैं, वो सब किसके थ्रू होता है, थ्रू न्यूट्रिशन ही होता है। और यही पूरा प्रोसेस है कि पहले उसका ब्रेक डाउन होना, डाइजेशन होना, एब्जॉर्प्शन होना, एसिमिलेशन होना, मतलब ईच एंड एवरी पार्ट में जाना, और फिर उसका यूज्ड अप होना, दैट इज न्यूट्रिशन। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसका क्या होता है, वो अनडाइजेस्टेड फूड मूव करता है फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसकी जो ट्यूब होती है वो वाइड होती है, चौड़ी होती है। तो जितना भी अनडाइजेस्टेड पार्ट है फूड का वो सब ट्रांसफर हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अच्छा, उसके साथ ना वाटर भी आता है, क्योंकि पानी हम लोग पीते हैं, तो वो वाटर वाला पार्ट भी सब कहाँ आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का मेन वर्क है कि वो वाटर का एब्जॉर्प्शन कराती है। लार्ज इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है, वो भी थ्रू विलाय हमारी बॉडी में चला जाता है, एसिमिलेटेड हो जाता है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब वाटर उसमें से रिटेन हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा, तो वो ऑब्वियसली सॉलिड बन जाएगा।
और वो जो सॉलिड पार्ट होता है हमारे रेक्टम में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे नीचे वाला पार्ट है उसे हम बोलते हैं रेक्टम। वो रेक्टम में चला जाता है और रेक्टम के थ्रू एनस से वो बाहर निकल जाता है। आपकी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लास्ट पार्ट दैट इज एनस। और एनस में क्या होता है, एनल स्पिंक्चर होता है। एनल स्पिंक्चर मसल होती है एक टाइप की, जिससे इजीली अनडाइजेस्टेड फूड जो है, या जिसे हम फीसिस बोलते हैं, तो हम टॉयलेट में जाते हैं, वॉशरूम यूज करते हैं, तो वो फीसिस हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाती है। टेक अ लुक, अनडाइजेस्टेड फूड मूव्स टू द wider tube of large intestine. The walls of large intestine, the undigested food moves to the wider tube of large intestine. यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा। द वॉल्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड सो दैट पार्ट ऑफ फूड बिकम्स सॉलिड। और जो अनडाइजेस्टेड फूड के साथ वाटर है वो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। देन रेक्टम स्टोर्स द अनडाइजेस्टेड फूड फॉर सम टाइम। अब वो फूड हमारा सॉलिड, अनडाइजेस्टेड फूड सॉलिड बन चुका है और उसको थोड़ी देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए जो रेक्टम है वो उसको स्टोर कर लेता है। अच्छा, ये जो है कुछ टाइम के बाद जब आपको फील होता है कि हाँ मतलब प्रेशर है, तो देन वो आपकी बॉडी से पास आउट हो जाता है थ्रू एनस। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लाइफ प्रोसेस का न्यूट्रिशन पार्ट जो कि आपने पढ़ा अभी। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं आपके लिए एनी फर्दर वीडियोस और बनाती रहूँ। थैंक यू।